इंटीग्रल कैलकुलस की हिंदी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम इंटीग्रल कैलकुलस को बीटा एंड गामा फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। इन्हें ऑयलर्स इंटीग्रल भी कहते हैं। ऑयलर्स इंटीग्रल, बीटा फंक्शन अलग होते हैं और गामा फंक्शंस अलग होते हैं। इन दोनों को ऑयलर्स इंटीग्रल्स कहते हैं। बीटा को कहते हैं ऑयलेरियन इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड, गामा को ऑयलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। बीटा और गामा, बीटा फंक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बीटा और गामा फंक्शन जो दोनों होते हैं कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे कई कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ ऑथर बीटा को ऐसे लिखते हैं, बीटा ऑफ एम एंड एन। कुछ ऑथर कैपिटल बी लिखते हैं और एम ऑन एन, लेकिन इसको पढ़ते हैं बीटा एम एन। और इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। इसमें m और n क्या है? यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटीजर ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। m कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, m भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। दो इंटीजर्स m या दो नंबर्स नॉन जीरो होने चाहिए और 0 से बड़े नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कई इंटीग्रेशन के कंप्यूटेशन में। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी जो बहुत आसान है प्रूफ करने में, वो ये है कि ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि चाहे आप बीटा एम एन कहो, चाहे आप बीटा एन एम कहो, इन दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। आप डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए। बीटा एम एन इंटीग्रेशन कितना होता है? 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को याद होगा। वो क्या होती है? याद यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx है अगर, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 to a ही रखो, एफ ए माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, a इक्वल टू 1 है, तो x की जगह पे आप a माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स, और इसकी पावर n माइनस 1 dx। इसको आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1। अब 1 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, लेकिन माइनस एक्स जो है एक बार फिर माइनस होने के कारण प्लस हो जाएगा dx। थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए। इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 dx। तो आप देखिए, अगर आप ये ऊपर की डेफिनेशन में बीटा एन एम की वैल्यू देख रहे हैं, तो ये वैल्यू यही है। बीटा एम एन की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, तो बीटा एन एम की वैल्यू भी उस हिसाब से इतनी होनी चाहिए। तो ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम बीटा एम एन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये हमारा पर्पज है, तो जहाँ पे ज़रूरी होगा हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बीटा एम एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इंटीजर के लिए वैल्यू चाहिए होती है। तो अब हमारा टारगेट अभी क्या है? टारगेट बीटा एम एन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्योंकि हम इंटरेस्टेड इंटीजर्स में ही होंगे, सबसे पहले आप एक काम कीजिए।
सबसे पहले पहला बीटा m और 1 की वैल्यू निकालिए। बीटा m1 मतलब n=1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो बीटा m1 की वैल्यू कितनी होगी, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं हम क्योंकि 1 पॉजिटिव नंबर है। इसकी वैल्यू देखिए कितनी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m - 1। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं इफ़ यू विश। बीटा एम एन की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपके सामने पे। तो इस वैल्यू के हिसाब से स्मॉल n जो है यहाँ पे आप क्या रखने वाले हैं, 1। तो जैसे आप 1 रखोगे तो n-1 मतलब 1 - 1 = 0। तो 1 - x⁻0 मतलब 1, तो वो आएगा नहीं, इसकी वैल्यू इतनी होगी 1 - x⁻0 dx आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रल पहला वाला ही बचा रहेगा x⁻m - 1 dx, और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1/m। तो इंटीग्रल को आप सॉल्व कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मान के चलो n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n कोई नेचुरल नंबर है पर 1 से बड़ा है। कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब n की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो फिर क्या होने वाला है, तो अब देखिए बीटा एम एन की वैल्यू हमारा टारगेट है निकालना। तो बीटा एम एन होता कितना है, डेफिनेशन से इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m - 1 1 - x⁻n - 1 dx। आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हो सकता है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, पहला फंक्शन मैं इसको मान रहा हूँ n-1, और दूसरा फंक्शन मैं इसको मान रहा हूँ और dx। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन का पता होगा, स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और लिमिट ऑफ 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो n-1 1 - x⁻n - 2 इंटीग्रेशन v dx, लेकिन यहाँ पे एक -1 भी आएगा, तो आप उस -1 को बाहर भेज सकते हैं और ये +1 हो जाएगा। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x⁻m / m dx। अब आप देखिए, एक बार आप इस फंक्शन में x की जगह 1 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। अगर आप 1 रखते हैं तो इसके कारण पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर आप x = 0 रखते हैं तो इसके कारण फंक्शन की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। इसलिए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू तो 0 हो गई, और हमारा जो क्वेश्चन है वो केवल इतना रह गया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 n-1 कॉमन होने के कारण बाहर भेजा जा सकता है, m को भी हम बाहर भेज सकते हैं, 1 - x⁻n - 2 x⁻m और dx। क्या आप गैस कर पा रहे हैं किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू इजीली गैस की जा सकती है। ये वैल्यू किसकी होने वाली है, n-1 / m बीटा फंक्शन ऑफ m+1, n-1। कैसे, ये वैल्यू इतनी कैसे हो जाएगी, आप बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करके देख सकते हैं। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन कितनी होती है, ये यहीं पे लिखी हुई है। बीटा एम एन होता है, m-1 यहाँ जाता है, n-1 यहाँ आ जाता है, और आपको पता है सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो x⁻ कितनी है यहाँ पे, m। तो जब बीटा m होता है तो पावर m-1 होती है, तो बीटा m+1 होगा तो पावर m होगी, और उसके बाद n-1 है यहाँ पे। तो आप देखिए, जब यहाँ पे n होता है तो n-1 पावर होती है, लेकिन यहाँ पे पावर n-2 है, तो इसलिए n-1 हो जाएगा। तो इससे हमें थोड़ा हेल्प मिल गई है। थोड़ा हेल्प क्या मिल गई है,
हमने बीटा एम एन को रिड्यूस कर दिया एन माइनस वन में, क्योंकि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो एन माइनस वन छोटा होगा। तो अगर छोटा करते रहेंगे फाइनली वो वन तक पहुंच जाएगा और हमें वैल्यू निकालने में हेल्प होगी। तो लगातार अब आप इसे अप्लाई करते रहिए। कैसे करेंगे? रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। By the repeated process, application of this process, लगातार लगाते रहिए आप। तो रिपीटेड एप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, आपको बीटा एम एन की वैल्यू मिल जाएगी। और कितनी मिल जाएगी? जब आपने एक बार किया एम एन को तो एन माइनस वन आ गया, लेकिन एम बढ़ गया, एम प्लस वन हो गया और एन माइनस वन हो गया। तो आप करते रहिए। तो जो ये एन माइनस वन है, इसके बाद एन माइनस टू आएगा, फिर एन माइनस थ्री आएगा, फिर एन माइनस फोर आएगा, ऐसे घटता रहेगा। और कहाँ तक? वन तक। एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम। अब आप एम देखिए, एम लगातार बढ़ता रहेगा, एम की वैल्यू हर स्टेप में बढ़ रही। पहले में एम माइनस एम था, अगले में एम, ये एम प्लस वन हो गया। जब आपके पास बीटा एम था तो ये एम नीचे आया था, अब आपके पास बीटा एम प्लस वन है तो इसलिए एम प्लस वन नीचे आएगा, फिर एम प्लस टू हो जाएगा तो फिर वो एम प्लस टू नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा और बढ़ते ये एम के बाद एम प्लस वन हो जाएगा, फिर एम प्लस टू हो जाएगा और ये बढ़ता रहेगा। और कहाँ तक बढ़ेगा ये? एम प्लस एन माइनस वन। जितनी बार आपने ये कर रहे हैं, जब तक ये एन माइनस वन एन माइनस टू वन तक ना हो जाए, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा एम एन की। तो जैसा मैंने कहा था, यूजुअली हम इंटरेस्टेड इंटीजर में ही होंगे, तो बीटा एम एन की वैल्यू हमारे पास है। तो मैं समझ गया हूँ, आप समझ गए होंगे कि कैसे निकलेगा। इसी थ्योरम को लगातार, इसी रिजल्ट को लगातार लगाते रहिए। मान के चलिए एम भी एक इंटीजर है, इफ़ मान के चले एम भी कोई पॉजिटिव नंबर एन है, तो आप क्या कर दीजिए, जो बीटा एम एन का फॉर्मूला है, बीटा एम एन कितना है? एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम प्लस वन, और ये बढ़ते कहाँ तक जाएगा? एम प्लस एन माइनस वन। इसके आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए एम माइनस वन फैक्टोरियल से। क्यों कर रहे हैं माइनस वन फैक्टोरियल से? क्योंकि जिससे ये भी फैक्टोरियल बन जाए। एम प्लस एन घटते एम तक आ रहा है, फिर हम उसे घटाते कितना लाना चाह रहे हैं? एम माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब होगा एम माइनस वन, एम माइनस टू, और घटते कहाँ जाएगा? थ्री इंटू टू इंटू वन। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या है? एम प्लस एन माइनस वन, फिर एक टर्म कम, फिर घटते एम तक आया, फिर घटते वन तक आया। तो इससे सब जगह फैक्टोरियल आ जाएंगे अब। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? एन माइनस वन फैक्टोरियल, एम माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो अगर m और n इंटीजर होते हैं तो बीटा एम एन की वैल्यू इतनी होती है, जो आपके सामने लिखी हुई है, m प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल नीचे, n माइनस वन फैक्टोरियल और m माइनस वन फैक्टोरियल का प्रोडक्ट ऊपर। तो जैसे मैंने कहा था, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगी। इसकी वैल्यू फाइनली क्या होती है? वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होती है, और केवल किस पे डिपेंड करती है? m और n पे। जैसे ही m और n बदलेंगे तो बीटा एम एन की वैल्यू भी इस फॉर्मूले के हिसाब से बदल जाएगी। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए कि बीटा एम एन के यूज क्या है और एप्लीकेशन क्या है। चलिए पहला जो है आसान से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यही है, एक्सप्रेस इन द terms of beta function।
बीटा फंक्शन की फॉर्म में इसे लिखना है। इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m 1 minus x square to the power n dx। गिवन है कि m ग्रेटर देन -1 है, n ग्रेटर देन -1 है। पहला ये मान के चलिए, दूसरा ये मान के चलिए। इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 minus x to the power 5। तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। कुल मिलाकर के इन दो क्वेश्चन से एक चीज़ तो और क्लियर हो गई, पिछली क्लासेस तक हमने इंटीग्रेशन तो किए थे सॉल्व, पर शायद इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम उनकी हेल्प से न कर पाए, लेकिन इन क्वेश्चन को हम बीटा फंक्शन की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m 1 minus x square to the power n dx। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, x to the power m minus 1 कर रहा हूँ मैं, 1 minus x square to the power n कर रहा हूँ मैं, इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, और उसके बाद x dx। ये मैंने क्यों किया होगा? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इसकी वैल्यू बीटा फंक्शन के बहुत करीब है, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है। अगर वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स होता तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना तो पक्का है, मैं एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखूँगा। तो जैसे ही वाई रखूँगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वहाँ पे एक्स डी एक्स आ जाएगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर को आप वाई रखिए, तो दोनों साइड को डिफरेंस कीजिए, 2x dx इक्वल टू dy। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया था, x dx को सेपरेट कर दिया। तो अब लिखिए आपका फंक्शन कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1, ध्यान दीजिए आप, x की जगह कितना हो गया y, और y टू द पावर कितनी हो गई m-1/2, क्योंकि x का स्क्वायर y है तो x y की पावर 1/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप x y की पावर 1/2 लिख लीजिए, तो m-1/2 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और अगला तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो 1 माइनस वाई टू द पावर n है। और x dx की वैल्यू कितनी होगी, x dx की वैल्यू dy/2 होती है, तो 1/2 को बाहर भेज दीजिए, यहाँ पे dy लिख लीजिए। और अगर आपने इतना कर लिया है तो आप यहीं पे गैस मार सकते हैं कि ये बीटा फंक्शन का क्वेश्चन बन चुका है। अगर आप समझ गए हैं तो सीधे लिख लीजिए, नहीं समझे तो मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ, 1/2 0 to 1, जिससे क्लियर हो जाए मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ। वैसे आप समझ ही गए होंगे, लेकिन y टू द पावर m+1/2 -1, ये समझ गए होंगे आप। m+1/2 -1 क्यों, ये -2 और ये -1 हो जाएगा, तो पिछला ही मिल जाएगा। उसके बाद जो 1 माइनस वाई है उसको भी लिखिए, 1 माइनस वाई टू द पावर n+1 -1 dy। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बिल्कुल बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ चुका है। और आपको पता है बीटा फंक्शन एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है केवल m और n पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ m+1/2 n+1। और अगर आप गैस मार पा रहे हैं तो आप इस लाइन के बाद सीधे इस लाइन को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं। अब ये बीटा फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है। अगला पार्ट करते हैं इसका। अगले पार्ट में आपको इसको करना है, तो इसमें भी आप देखिए, सबसे पहले तो बताइए क्या दिक्कत आ रही है, जो बीटा फंक्शन से कहाँ दूर हट रहा है। अगर डायरेक्टली नहीं है बीटा फंक्शन तो ये पावर 1/2 हो जाएगी, लेकिन 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो तो काम बन गया हमारा। तो 1 माइनस एक्स तभी होगा जब आप एक्स टू द पावर 5 को वाई मानोगे। एक्स टू द पावर 5 को अगर आप वाई मानते हो तो उसके हिसाब से आप नेसेसरी अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि करना वही पड़ेगा।
यहाँ पे y आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो फंक्शन है गिवन वह इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 और इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम 1/2 पावर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। सिर्फ ये है कि एक्स टू द पावर 5 को कहीं से हटाना है और किसी भी तरह से हटाना है। तो हटाने की प्रोसेस ही है, इसे एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर और कितना है 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 टू द पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट पर वो नीचे था तो ये माइनस हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। ऊपर क्यों लाया हूँ मैं, क्योंकि हमें बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखना है और बीटा फंक्शन के बहुत करीब है ये। पहले वाला जो एक्स स्क्वायर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स टू द पावर n-1 एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। इसमें दिक्कत यह है कि एक्स टू द पावर 5 नहीं आना चाहिए था, वो केवल एक्स आना चाहिए था। तो उस एक्स को हटाने के लिए आप क्या कर लीजिए, कहीं से कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए कि वो y आ जाए। तो अगर आप एक्स टू द पावर 5 को y मानते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर ये आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। अगर एक्स टू द पावर 5 को आपने y मान लिया तो ये कितना होगा 5x टू द पावर 4 dx इक्वल टू dy। तो ये एक्स टू द पावर 4 भी आएगा फिर यहाँ। तो कैसे करेंगे आप, तो आप ऐसे कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 4 से इसे डिवाइड भी कर लीजिए, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 टू द पावर -1/2 और एक्स टू द पावर 4 dx से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। नया क्या किया है मैंने, क्योंकि मुझे पता है जब मैं एक्स टू द पावर 5 को y मानने वाला हूँ तो एक्स टू द पावर 4 dx चाहिए मुझे, नहीं तो मुझे dy नहीं मिल पाएगा। इसके लिए मैंने एक्स टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और आप चाहे तो 5 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप एक स्टेप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि यहीं पे सॉल्व किया जा सकता है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये पावर कितनी हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि 2 पावर जो 4 पावर है वो 2 पावर को कैंसिल कर लेगी तो -2 आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 ऐसे ही रहेगा, -1/2 एक्स टू द पावर 4 dx, और आप चाहे तो 5 भी लिख सकते हैं और 1/5 कर लीजिए फिर यहाँ। ये सब क्यों किया था हमने, अब देखिए बीटा फंक्शन के बहुत करीब है। एक्स टू द पावर 5 को y मान लीजिए, एक्स टू द पावर 5y, तो 5x टू द पावर 4 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dy। तो जो ये वैल्यू आई है इसको पिछले इक्वेशन में रखिए, तो वी हैव 1/5 इंटीग्रेशन 0 to 1, सबसे पहले एक्स टू द पावर -2 हट जाएगा अब यहाँ से, और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा y टू द पावर -2/5, क्योंकि x टू द पावर 5 इक्वल टू y है। यहाँ पे देख लीजिए आप, x की पावर जब 5 है तब y है, इसका मतलब x कितना होगा y की पावर 1/5, तो वही लिखा है, y की पावर 1/5 ही हो गई, और x की पावर -2 थी तो वो -2 यहाँ ऊपर आ गई। इसके बाद 1 माइनस वाई यहाँ बच जाएगा और -1/2, और जो 5x टू द पावर 4 dx है वो dy बन जाएगा। और लिमिट से हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद अगर x 0 है, x जब 0 है तो y भी 0 रहेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और x अगर 1 हो गया तो y भी 1 रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे लिमिट का ध्यान भी ज़रूर रखें, वो हम आगे के एग्जाम्पल्स में समझ जाएंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये बहुत करीब आ चुका है बीटा फंक्शन के, अगर आप गेस मार पा रहे हैं तो सीधे वैल्यू लिख लीजिए कितना हो सकता है, और अगर आप गेस नहीं मार पा रहे हैं तो एक स्टेप और कर लीजिए, इसे 1/5 तो है ही है, इंटीग्रेशन 0 to 1 तो है ही है, इसको आप क्या लिखिए y टू द पावर
3/5 माइनस 1, क्योंकि हमें m-1 की फॉर्म चाहिए होती है। 3/5 माइनस 1 से ये करेक्ट हो जाएगा। और 1 माइनस वाई, ये -1/2 है तो इसको लिखिए 1/2 माइनस 1 dy। और किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू उसके वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती है, केवल लिमिट्स पे डिपेंड करती है, या अंदर कोई कांस्टेंट है जो बार भेजा जा सकता है तो उस पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उस पर डिपेंड करती है, जैसे हमारे m और n है। तो ये तो क्लियरली हमारे पास किसकी वैल्यू है, 1/5 बीटा फंक्शन ऑफ 3/5 और यहाँ 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीटा फंक्शन में m और n इंटीजर नहीं है, यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो ये हो सकता है क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी थी, m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं। प्रूव दैट, मान के चलिए क्वेश्चन आपको करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन 0 to a माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n माइनस 1 बीटा फंक्शन ऑफ mn। तो ये फंक्शन बहुत नज़दीक है बीटा फंक्शन के, एक पावर कम से कम ये वाली पावर तो नज़दीक है। इसमें थोड़ा दिक्कत है, a माइनस एक्स नहीं आना चाहिए था, 1 माइनस एक्स आना चाहिए था, लेकिन 1 माइनस एक्स कैसे आएगा, वो तो आ नहीं सकता। तो इसका हम एक तरीका अपना सकते हैं, अगर हम x पहले से ही ay की फॉर्म का होता तो हम इस a को बाहर भेज देते। तो अब हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वी पुट x इक्वल टू ए वाई। क्यों पुट कर रहे हैं, जो कि अभी अभी मैंने बोला, अगर ये ए वाई की फॉर्म का होता तो a इसमें और इसमें कॉमन होने के कारण बाहर चला जाता, अंदर केवल 1 माइनस वाई बच जाता, हमारा काम हो जाता। तो x इक्वल टू ए वाई रख लीजिए। अगर x ए वाई है तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx कितना होगा, ए डी वाई। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कितना है, इंटीग्रेशन 0 to a, यहाँ पे आप बिल्कुल लिमिट का ध्यान रखिए, यहाँ पे लिमिट बदलने वाली है, और x टू द पावर n माइनस 1 dx। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इंटीग्रल तो इंटीग्रल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस ए वाई टू द पावर m माइनस 1, और x छूट गया है, x की जगह पे फिर क्या रख लेंगे आप, ए वाई टू द पावर n माइनस 1, और फिर क्या है, dx की जगह आप रख सकते हैं ए डी वाई। लिमिट क्या होंगी, तो ध्यान रखिए, जब x 0 है तो ए वाई 0 होगा, ए वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब y भी कितना होगा, 0। और जब x इक्वल टू a है, इसका मतलब ए वाई इक्वल टू a होगा, इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शन बहुत नज़दीक आ चुका है बीटा फंक्शन के, लगभग बनने ही वाला है बीटा फंक्शन। तो ये लिमिट आप समझ गए होंगे कैसे निकलती है, और वैसे आपको पहले से ही पता होगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to 1। तो जो ये a टू द पावर, इन दोनों में a और a कॉमन है, उसको बाहर भेज दीजिए, a टू द पावर m माइनस 1, और a की पावर n माइनस 1 यहाँ भी है, प्लस n माइनस 1 और कर लीजिए, यहाँ m माइनस 1 यहाँ आ गया, प्लस n माइनस 1, और a की पावर एक और यहाँ पे भी है, तो प्लस 1, ये तो a की पावर चली गई। अब जो बचा 1 माइनस वाई टू द पावर m माइनस 1 और y टू द पावर n माइनस 1 dy बच गया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है, a तो कांस्टेंट है, a प्लस m प्लस n माइनस 1, a टू द पावर m प्लस n माइनस 1 बाहर आ जाएगा। और इसके बाद जो इंटीग्रेंड है, ये क्लियरली बीटा फंक्शन की फॉर्म का है, y टू द पावर n माइनस 1 बीटा फंक्शन अभी नहीं आएगा, 1 माइनस वाई टू द पावर m माइनस 1 dy इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n माइनस 1, और ये किसकी वैल्यू है, क्लियरली बीटा mn की।
वैसे आपको लग रहा होगा ये फंक्शन बीटा एन एम की फॉर्म का है, क्योंकि इसमें एन पहले आ रहा है। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि बीटा एन एम कितना होता है, बीटा एम एन ही होता है। उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, बीटा एम एन और बीटा एन एम दोनों सेम होते हैं, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं a⁻m+n−1 बीटा m, n। और यही आपको प्रूफ करना था। आगे बढ़ने से पहले एक और एक्सरसाइज, इसी की थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फॉर्म कर सकते हैं हम। अगर फंक्शन इस टाइप का हो तो आप क्या करोगे। एग्जाम्पल, आपको क्या प्रूफ करना है, इंटीग्रेशन a to b x-a, पिछली बार भी था a-x x- से फ़र्क पड़ेगा नहीं, दोनों लगभग सेम है, केवल एक माइनस का ही फ़र्क है। और इस बार यहाँ पे b-x आ गया है, n-1 dx। इसको कैसे करेंगे, ये गिवन इंटीग्रल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये इंटीग्रल है, इंटरमीडिएट तक की क्लास से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और ये क्या अभी तक मैंने जितने किए शायद मैक्सिमम उनमें से नहीं कर सकते हैं। पर बीटा और गामा फंक्शन अगर हमें पता है तो हम उनकी वैल्यू आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो ये बीटा एंड गामा फंक्शन के यूजेज हैं। अभी केवल बीटा पढ़ा है हमने, फिर आगे गामा पढ़ेंगे और फिर इन दोनों का कनेक्शन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा चालाकी से सिलेक्शन करना होगा, थोड़ा चालाकी से, जिससे ठीक बीटा एम एन की फॉर्म का बन जाए। आप क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन, जो फंक्शन x है उसको आप देखो कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, a+b-a y। अगर ऐसा करेंगे तो डी एक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि बीटा एम एन की पहली कंडीशन ये है कि इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 होनी चाहिए, इसलिए हमें वेरिएबल इस तरीके से बदलना है कि ये a जो है 0 के इक्वल हो जाए और ऊपर b की जगह पे 1 आ जाए। तो अगर इतना होता है तो डी एक्स कितना हो जाएगा, b-a dy। लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, ध्यान दीजिए, मेन चीज़ लिमिट्स है। जब x a है, शुरू में है ना, अगर x a है तो देखो कितना मिल जाएगा, a = a+b-a_y। a और a कैंसिल हो जाएंगे, b-a_y = 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज y = 0। और x अगर b है, x b है तो b = a+b-a_y, इम्प्लाइज b-a = b-a_y। इसका मतलब y = 1। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर कोई भी बीटा और गामा बीटा फंक्शन से सॉल्व होना है तो लिमिट तो 0 to 1 होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपने आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अगर आपने वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन निकाल दिया जिससे लिमिट 0 से 1 आ जाए। जैसे यहाँ पे लिमिट कितनी आ रही हैं, a से b आ रही हैं, तो आधे से ज़्यादा तो ऐसे हो जाएगा अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 0 कैसे आए, 1 कैसे आए। तो चलिए, अगर आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो गिवन इंटीग्रल है वो भी लिख लेता हूँ। वी हैव इंटीग्रेशन a to b x-a⁻m-1 b-x⁻n-1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब 0 to 1 ही बच गया है क्योंकि लिमिट अब y की आएंगी, नया वेरिएबल y है तो y की लिमिट आएंगी। x-a कितना हो जाएगा, x-a की भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास सब्स्टिट्यूशन आपके सामने पर है, ये x = a+b-a_y, तो x-a कितना हो जाएगा, b-a_y, ये इस साइड आ जाएगा, x-a = b-a_y। तो उस वैल्यू को यहाँ पे रख लीजिए, b-a_y, और x-a की पावर है m-1। ऐसे ही b-x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसी से सॉल्व हो जाएगा। ये x की वैल्यू इतनी है आपके सामने पे लिखी हुई है, तो b-x की वैल्यू इससे आप निकाल सकते हैं। सॉल्व कीजिए, b-x, x मतलब b-a b-a_y, ये b-ax हो गया और इसकी पावर n-1। उसके बाद क्या जाएगा, dx, dx का मतलब है
बी माइनस ए डी वाई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1। देखो बी माइनस ए यहाँ से m माइनस 1 आ जाएगा बाहर, m माइनस 1 पावर के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। साथ ही में बी माइनस ए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, बी माइनस ए यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, तो कितनी पावर लेके आएगा, n माइनस 1। और एक बी माइनस ए एक्स्ट्रा भी है जो मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो +1। तो पहले में क्या बच जाएगा, केवल y टू द पावर m माइनस 1, दूसरे में 1 माइनस वाई टू द पावर n माइनस 1 और dy। तो आप देख पा रहे होंगे ये बहुत नज़दीक है बीटा फंक्शन के। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसकी वैल्यू कितनी होनी है, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, b माइनस ए टू द पावर m प्लस n माइनस 1 बीटा फंक्शन ऑफ mn। कल के लेक्चर में हम कुछ और एक्सरसाइजेज करेंगे और बीटा फंक्शन के कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, और अलग अलग फंक्शन कैसे बीटा फंक्शन में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, या फिर बीटा फंक्शन को कुछ और अलग अलग किन डेफिनेशन से आप डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।